गुड मॉर्निंग माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोग हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि यहाँ पर बेटे हमारी इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या पोजीशन थी, क्या विशेषताएं थी। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है बेटे? इज़ द वन विच शोज लिटल और नो ग्रोथ इन इनकम। जहाँ पर बेटे ऐसी स्टेगनेंट यानी कि गतिहीन, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पर बेटे इनकम के अंदर कोई भी ग्रोथ, कोई भी वृद्धि नहीं होती है। बिटवीन 1860 टू 1925 ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वॉज एज लो एज 0.5% पर एनम एंड बिटवीन 1925। अब देखो बेटे 1860 से 1905 के दशक की अगर हम लोग बात करें तो हमारी प्रति व्यक्ति इनकम 0.5% पर एनम थी। और अगर हम बात करते हैं बच्चों 1950 की तो वहाँ पर हमारी पर कैपिटा इनकम 0.1% पर एनम थी। ऑन अकाउंट ऑफ दिस स्टेग्नेशन बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी। अगर हम बात करें ना बेटे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई मूवमेंट, कोई ग्रोथ नहीं थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन पॉपुलेशन थी बेटे वो क्या थी? पुअर थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफ़ी कम था, लोगों का लो था। एपिडेमिक्स एंड फेमिनीज वर अ रेकरिंग फिनोमिना, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं थी वो लगातार इकोनॉमी के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पैंडेमिक की बात करें, महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, तो इसलिए भी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट क्या था? काफ़ी कम था। सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी। एक इकोनॉमी बैकवर्ड कब होती है? जहाँ पर बेटे पर कैपिटा इनकम क्या होती है? काफ़ी कम होती है। दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी नोन एज बैकवर्ड इकोनॉमी। 1947-48 के अंदर अगर हम बात करें, हमारी पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज जस्ट ₹230, यानी कि 47-48 का मतलब क्या? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे तब हमारी प्रति व्यक्ति इनकम कितनी थी? ₹230 थी। द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी लो। जो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनसंख्या थी बेटे वो क्या थी? काफ़ी पुअर थी। उनके पास बेटे अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी, तो नो डाउट बेटे वहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है बेटे हमारा एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। इट इज़ हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो बेटे एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ था। Nearly 72% of country's working population was engaged in agriculture, but its contribution to GDP was only 50%। देखो बेटे इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने हैं बच्चों? यहाँ पर अगर हम बात करें 72% है, नो डाउट बेटे, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? केवल 50%। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी क्या है? काफ़ी लो है। अगर हम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ वीट की बात करें तो 660 किलोग्राम है, जबकि राइस का जो प्रोडक्शन है 665 किलोग्राम्स है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज बेयरली इनफ फॉर सब्सिस्टेंस, यानी कि जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था केवल इतना ही था कि हम अपना गुजारा कर सकें। इन 1947-48 इट वॉज रिकॉर्डेड टू बी जस्ट 527 लाख टन। तो 1947 और 48 के अंदर अगर हम बात करें तो ये कितना रिकॉर्ड हुआ था? 527 लाख टन इसको रिकॉर्ड किया गया। फोर्थ पॉइंट है बच्चों हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, यानी कि हमारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बेटे एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पूरी तरह से पिछड़ा हुआ था। हेयर द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ऑफ अंडरलाइंड सिग्निफिकेंस। फर्स्ट दे रखा है बच्चों यहाँ पर, देयर वॉज ए वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। देखो बेटे एक देश की डेवलपमेंट के लिए बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन बच्चों ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास बेसिक जो इंडस्ट्रीज थी बेटे उन्हीं की क्या थी? डेफिशिएंसी थी। अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की जो प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अवेलेबल नहीं थी। थर्ड पॉइंट दे रखा है बेटे स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रूइंड। जो छोटे उद्योग थे बेटा, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, कुटीर उद्योग थे, वो लगभग बेटा ब्रिटिशर्स के आने से क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री वॉज डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। इसलिए बेटा कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंडियन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं
ब्रिटेन के इंपोर्ट पर डिपेंड करती थी, यानी कि जब हमें कोई भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदना होता था तो हम लोग उसको ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज नो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि कैपिटल गुड्स को बनाने वाली कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी का मतलब निर्धनता बहुत ज़्यादा थी। पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वेयर मील्स अ डे, यानी कि लोगों को 2 वक्त का भोजन भी अवेलेबल नहीं होता था। दे लैक शेल्टर एंड क्लोथिंग, उनके पास शेल्टर यानी कि रहने को घर नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे। इंडियन इकोनॉमी के अंदर बेटे पॉवर्टी का एक मोस्ट ऑफ रीज़न क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को किसके कारण बढ़ावा मिला बेटे? जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई थी? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है बेटे? उनका हर तरीके से क्या हो गया था बेटे? वो ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट देखा है बच्चों पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेटे? इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरह का होता है। एक होता है बच्चों इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा पॉइंट होता है बेटे हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है, जबकि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ हेल्पफुल फॉर द सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है बेटे? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर, वो बेटे हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या थे? एक्सट्रीमली लो थे। इन 48 पावर जनरेशन जो कैपेसिटी थी बेटा 2100 मेगावाट थी। अगर हम लोग रेलवे लाइंस की बात करें तो इट वॉज 53,596 किलोमीटर था। और जो पक्का रोड थे बेटा एवरेजली कितने थे? 155,000 किलोमीटर थी। तो बेटा इसी तरह से अगर हम बात करें तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? बिल्कुल ही पुअर था। नेक्स्ट देखो बेटे हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। अब इसका मतलब क्या है बेटे? द कंट्री लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। देखो बेटे कंट्री कहीं ना कहीं बेटे मशीनरी को खरीदने के लिए, अदर इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए किस पर डिपेंड करती थी? इम्पोर्ट्स पर डिपेंड करती थी। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिपेंड हैवीली ऑन फॉरेन इम्पोर्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। देखो बेटे जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस थे, हमारे बेसिकली आर्मी ऑफिसर्स थे, वो कहीं ना कहीं बेटे पूरी तरह से डिफेंस इक्विपमेंट के लिए किस पर डिपेंड करते थे? फॉरेन इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते थे। इसी तरह बच्चों जो सेवरल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स थी, जैसे हमारी स्विंग मशीन है, मेडिसिन है, केरोसिन ऑयल है, इनको भी बेटे हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। ये सब चीज़ें क्या बताती हैं कि हमारी इकोनॉमी की कोई डेवलपमेंट नहीं थी और हम पूरी तरह से क्या करते थे? इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते थे। नेक्स्ट देखो बेटे लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? शहरों में रहने वाले लोग, क्या बोलते हैं हम लोग? अर्बन सेक्टर में रह रहे हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? शहरीकरण। शहरीकरण क्या था? काफ़ी लिमिटेड था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेज, यानी कि स्वतंत्रता के समय हमारी पॉपुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कहाँ रहती थी बेटा? विलेज के अंदर रहते थे, गाँव के अंदर रहते थे। इन 1948 ओनली 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज। 14% ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहती थी? अर्बन एरियाज़ में, शहरों में रहते थे। जबकि बच्चों 86% लोग कहाँ रहते थे? रूरल सेक्टर में रहते थे। और जो रूरल सेक्टर में लोग रह रहे थे बेटा उनके पास एग्रीकल्चर के अतिरिक्त कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती थी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बेटा पॉवर्टी को बढ़ावा देती थी। अब वो पुअर हैं तो वो अपनी बेसिक नीड्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है बेटे? जो ना तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज नाइदर होली फ्यूडल और नोर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो बेटे यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हमारी जो इकोनॉमी थी बेटे ना तो पूरी तरह से पूंजीवादी थी और ना ही पूरी तरह से, अगर हम बात करें यानी कि पूंजीवादी का मतलब क्या है? फ्री इकोनॉमी थी और ना ही पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। तो हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जहाँ पर हम लोग बात करें कि बेसिकली कैपिटलिज्म और सोशलिज्म इकोनॉमी का जो मिक्स होता है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी। सच एन इकोनॉमी हैड द मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पर बेटे प्रोडक्शन पर दोनों का ही अधिकार होता है, सरकार का भी होता है और मार्केट फोर्सेस का भी होता है। फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। देखो बेटे जो बेसिकली गवर्नमेंट का रवैया होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी, वहाँ पर बेटे प्रोडक्टिविटी क्या रहती है? हमेशा कम रहती है और लो प्रोडक्टिविटी के कारण बेटे हमारी इकोनॉमी के अंदर बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब क्या है बेटे? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक्सप्लोटेशन कॉलोनिज्म
इज़ द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो बेटे यहाँ पर कॉलोनिज्म क्या है बच्चों, एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसके अंडर बेटे एक कंट्री दूसरी कंट्री की पॉपुलेशन को एज ए लेबर और उसके नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि रॉ मटेरियल का एक्सप्लॉयटेशन करती है, तो उसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनिज्म। अब देखो बेटे इंडियन इकोनॉमी क्या थी, इंडियन इकोनॉमी वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट इम्प्लाइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिशर्स। इसका मतलब क्या था बेटे, इंडियन इकोनॉमी बेटे वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उपनिवेशवाद के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। इट इम्प्लाइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है बच्चों कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, पूरी बेनिफिट कर प्रोवाइड करने के लिए शोषण किया गया। फॉलोइंग पॉइंट्स जो हमें हाईलाइट करके बताएंगे कि किस तरह से ब्रिटिश रूलर्स ने हमारी इकोनॉमी को सफ़र कराया, हमारी इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन करा। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट कब डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्स। डोमेस्टिक इंडस्ट्री यानी कि भारत में बनने वाली घरेलू वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे। दिस फोर्स द इंडियंस टू बाय द ब्रिटिश गुड्स। इसके कारण कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंडियंस को भी फोर्स किया गया कि वो ब्रिटिश गुड्स को परचेज करें। इंडियन इकोनॉमी वॉज ए सोर्स was used as a source of raw material for the British industries। इसका मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों कि इंडियन इकोनॉमी was used, इंडियन इकोनॉमी का यूज़ किया गया, उसके मिलने वाले जो रिसोर्सेज है रॉ मटेरियल का ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वॉल ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री, यानी कि जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया गया बेटा उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। द नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया वर ड्रेन्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं बेटे उनको पूरी तरह से ड्रेन्ड होता है, बहा कर ले जाना। ब्रेन ड्रेन कहते हैं ना, प्रतिभा पलायन, यानी कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने क्या किया, हमारी इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज है बच्चों उसको पूरी तरह से बहाकर ब्रिटिश इंडस्ट्री के अंदर ले गए। तो इसके कारण भी बेटे कॉलोनी के रूप में हमारी इंडियन इकोनॉमी का पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ। एट्रोसिटीज वर कमिटेड ऑन इंडियन आर्टिशियन सो एज टू फोर्स दैम टू क्लोज देयर कॉटेज इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है बच्चों, अत्याचार किए गए इंडियन आर्टिशियंस के ऊपर जो बेसिकली क्या कर रहे थे, हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देते थे, हस्तशिल्प उद्योगों के अंदर इन्वॉल्व थे बेटा, उन पर अत्याचार किए गए ताकि वो अपनी जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ उनको पूरी तरह से बंद कर दें। और इसके कारण ही बच्चों क्या हुआ था, हमारी इकोनॉमी के अंदर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो बेटे इस वीडियो के अंदर हमने यही टॉपिक किया है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, उसकी क्या क्या फीचर्स थी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप बेटे आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बेटे कीप इट अप, अच्छे तरीके से पढ़िए। कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, देन यू कैन आस्क मी। ओके।